सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक व्हाई द रिवॉल्ट फेल। तो जो 1857 का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिवॉल्ट था अपने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में, वो फेल क्यों हुआ? जबकि इतना ज़्यादा इमेंस रिवॉल्ट था, इतना ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हुए थे, बट स्टिल इट गोइंग टू बी फेल। वाई? द रीज़न इज़ द ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वॉज एबसेंट। तो सारे अपने इंडिया में सारे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। देखो, जो एग्जैक्ट साउथ है, अपना जो साउथ वाला इलाका है, वहाँ से लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अवर कंट्री इज़ आल्सो नॉट पीपल गेट पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट। तो बेसिकली जो रिवॉल्ट था, मोर लाइकली टू बी अ नॉर्थ ईस्टर्न और थोड़ा सा अपना ईस्ट साइड और वेस्ट साइड का रिवॉल्ट ज़्यादा था। लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड ओवर वन फैक्टर, क्योंकि देर वॉज नो ऑल लिमिटेड ऑल इंडिया वेनर अबाउट द रिवॉल्ट। सब लोग उसमें पार्टिसिपेटेड नहीं थे। द ईस्टर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया रिमेन मोर और लेस अनअफेक्टेड। जो ईस्टर्न पार्ट था, एग्जैक्ट ईस्टर्न पार्ट, और जो साउदर्न पार्ट था और वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुए। This was probably because the earlier uprising in those regions had been brutally suppressed by the company। क्योंकि जब इन रीजनों ने पहले, इस 1857 से पहले जब रिवॉल्ट करना चाहा, अपने आप को अपराइजिंग करना चाहा, तो जो कंपनी थी उनने उनको ब्रूटली सप्रेस कर दिया था। तो उस डर की वजह से उनने पार्टिसिपेट नहीं लिया इसमें। सेकेंड इज़ द ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। हर किसी क्लास ने ज्वाइन नहीं किया था, जैसे कि हर एक इंडिया में हर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेम एज दे हर किसी क्लास ने ज्वाइन नहीं किया था। सर्टेन क्लासेस आर ग्रुप्ड डिड नॉट ज्वाइन एंड इन फैक्ट वर्क अगेंस्ट द रिवॉल्ट। और वो रिवॉल्ट के अगेंस्ट काम कर रहे थे। बिग जमींदार्स एक्ट एज अ ब्रेक वाटर ऑफ स्टोम। जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो कैसे उनने कैसे एक्ट किया था? ब्रेक वाटर ऑफ स्टोम्स। इवन अवर तालुकदार्स बैक ऑफ वन प्रोमिस ऑफ लैंड रिक्वेजिशंस वर स्पेल्ड आउट। और जो अवध के तालुकदार थे, ठीक है, उनने वो पीछे हट गए अपने प्रॉमिस से। किस प्रॉमिस से? कि जो वो लैंड उनने लिया है, कंपनी वालों ने लिया है, वो लैंड वापस ले लेंगे। उस प्रॉमिस से वो लोग क्या हट गए? पीछे हट गए। Money lenders and merchants suffered the worth of the mutineers badly and anyway saw their class interest better protected under the British patronage। जो मनी लैंडर्स थे और जो मर्चेंट्स थे, वो जो मनी लैंडर्स थे और जो पर्सन थे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र्ड थे। और जो उनने देखा कि जो उनका इंटरेस्ट है वो उससे, मतलब वो उससे में ही बेहतर है कि वो ब्रिटिश के अंडर काम कर लें, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा ब्रूटली सस्प्रेस किया था, बहुत ज़्यादा मारा था। फिर उनको बाद में जब वो लोग उनके हाथ लग गए होंगे तो। एजुकेटेड इंडियन व्यू दिस रिवॉल्ट एज बैकवर्ड लुकिंग, सपोर्टिव ऑफ द फ्यूडल ऑर्डर एंड एज अ रिएक्शन ऑफ ट्रेडिशन कंजर्वेटिव फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी। जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, उनने इस रिवॉल्ट को लिया एज अ सपोर्टिव फ्यूडल ऑर्डर एंड रिएक्शन ऑफ अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ मॉडर्निटी। मतलब जिस मॉडर्निटी की वजह से हमारे जो आर्टिसंस और पीजेंट्स सफ़र कर रहे थे, उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट चलाया गया था। इस वे से लिया था एजुकेटेड इंडियंस ने। दीज पीपल्स हैड हाई होप्स दैट द ब्रिटिश वुड अजर इन द एरा ऑफ मॉडर्नेशन। अजर का मतलब है a person who show people to their seat, especially in a cinema or theater or at a wedding। अपशिक्षक, अपशिक्षक यानी कि दिस पीपल हैड हाई होप्स। इनके जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उनके पास बहुत ज़्यादा इच्छा थी दैट द ब्रिटिश शुड अर्जेस इन एन एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यानी कि ब्रिटिश इनको भी इस मॉडर्नाइजेशन एरा में लेके चलेंगे अपने साथ, ऐसी उनको होप थी, बट ऐसा नहीं होता शायद। मोस्ट इंडियन रूलर्स रिफ्यूज़ टू ज्वाइन। इंडियन रूलर ने रिफ्यूज़ कर दिया था ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ्टन गिव एक्टिव हेल्प टू द ब्रिटिश। और मना किया सो किया, और ब्रिटिशर्स की मदद और कर दी उनने। रूलर्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इंक्लूडेड द सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध, अदर 6 chieftains एंड महाराजा ऑफ कश्मीर।
इन लोगों ने मना कर दिया था कि वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपने ही लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बताओ। इन needed by one estimate not more than 1/4 of the total area and not more than 1/10 of the total population was affected. अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। अब भाई ब्रिटिशर्स इतने डेवलप थे उस टाइम पे, तो उनके आर्म्स और एमिनेशन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होंगे। तो हमारे जो आर्म्स एंड एमिनेशंस थे वो बहुत ज़्यादा उनसे तो भाई बहुत ज़्यादा पुअर थे। द इंडियन सोल्जर्स वर पुअरली इक्विपमेंट मटेरियल फाइटिंग जनरली विथ स्वार्ड्स एंड स्पीयर्स एंड फ्यू गन्स एंड मस्टेज। मतलब उनके पास वो थी स्वार्ड्स, मतलब तलवारें थी चलाने के लिए, थोड़ी कुछ ही गन्स थी, और स्पीयर्स होता है सिपाहियर्स भाला। अच्छा, उनके पास भाले थे लड़ने के लिए। अब भाई मशीन के आगे भाले क्या ही काम आएंगे। भाला था। मुस्टिक्स क्या होती है? बंदूक। अच्छा, फ्यू गन्स, बंदूक, ये बहुत थोड़ी सी ही थी उनका लड़ने के लिए एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। On the other hand, the European soldiers were equipped with a latest wars of weapons of the war like infield rifle. उनके पास इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी थी लड़ने के लिए, मतलब इतने अच्छे अच्छे उनके पास आर्म्स एंड एमिनेशंस थे। द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ केप्ट द कमांडर इन चीफ इन्फॉर्म अबाउट द मूवमेंट एंड स्ट्रेटजी ऑफ द रेबल। उनके पास इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था जिसके थ्रू वो अपने कमांडर और चीफ से संपर्क कर सकते थे, जो कि स्ट्रेटजी बता रहे थे कि कदम कदम पे आपको ये करो ये करो ये करो। ठीक है, किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास थी। अनकोऑर्डिनेट एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो लीडर थे वो देखो बहादुर शाह जफर थे, जो ऑलरेडी इतने ओल्ड मैन है, वो क्या ही किसी को मोटिवेट करेंगे। देखो कोई भी अच्छे कोऑर्डिनेशन नहीं था, सेंट्रल लीडरशिप अच्छी नहीं थी। नाना साहिब, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, इनका कोई मैच ही नहीं था ब्रिटिश अपोनेंट से। ये लोग ब्रिटिश अपोनेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर था भाई। ऑन द अदर हैंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्चुनेट इन हैविंग अ सर्विस ऑफ मैन ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी एंड द लॉरेंस ब्रदर्स, जॉन निकोलस, जेम्स आउटरम, हेनरी हैवॉक एक्सेट्रा। मतलब जो अपने ब्रिटिशर्स के पास जो ऑफिसर्स थे या फिर सर्विस देने वाले लोग थे, वो लोग ही इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे। नेक्स्ट इज़ नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। यूनिफाइड यानी कि एक आइडियोलॉजी नहीं थी। द म्यूटनरीज लैक्ड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल, नॉट डिड दे हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, अ कोहेरेंट आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और सोशल अल्टरनेटिव। मतलब उनके पास कुछ था ही नहीं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उनके पास कोई क्लियर आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई प्रोग्राम ही नहीं था कि आगे वो क्या करेंगे, और कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और सोशल अल्टरनेटिव्स कुछ भी नहीं था। मतलब वो जस्ट लड़ रहे थे, एक नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन के रह रहे थे। उनको करना क्या है ये उनको क्लियर नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडर ही नहीं था। द रेबल्स रिप्रेजेंट डाइवर्स एलिमेंट विद डिफरिंग ग्रीवेंसेस एंड कंसेप्ट ऑफ करंट पॉलिसीज़। द लैक ऑफ यूनिटी, सबसे बड़ी चीज़ थी वो लैक ऑफ यूनिटी थी अमंग इंडियंस वॉज परहैप्स अनअवॉइडेबल एट दिस स्टेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न नेशनलिज्म वॉज येट अननोन इन इंडिया। मॉडर्न नेशनलिज्म वॉज अभी तक अपने इंडिया में नहीं है। In fact, the revolt of 1857 played an important role in bringing the Indian people together and imparting to them a conscience of belonging to other country. 1857 का एक ऐसा रिवोल्ट था जिसमें इंडियन पीपल्स जो थे वो साथ में आए एंड इम्पार्टिंग क्या किया कि चेतना ऑफ बिलोंगिंग टू द वन कंट्री।
और उनके अंदर वो चीज़ जगाई कि आप एक कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, आप हिंदू नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो, आप सिख नहीं हो, आप ईसाई नहीं हो, आप भारतीय हो, यू आर एन इंडियन। तो वो जो एक नेशनलिज्म की भावना थी वो जगाई, वो जगी कुछ लोगों के अंदर, इस रिवॉल्ट के अंदर, मतलब कुछ ही लोगों के अंदर जगी। देयर इज़ नॉट द ऑल ऑफ द पीपल हु फील कि हाँ ये हमारा भारत है और कोई भी इस पर राज नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है आज भी, उस टाइम भी, और शायद पास्ट में भी। ऑल रेबल्स acknowledge Bahadur Shah Zafar, a Muslim, as the emperor and the first impulse of Muslim Hindu sepoys at Meerut was to march to Delhi, the Mughal imperial capital. तो ये तो सब बता ही दिया। According to Maulana Azad, two facts stand out clear in the midst of tangled story of the rising 1857. मौलाना आज़ाद के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो माइंड्स यानी कि बीच में, टू फैक्ट स्टैंड आउट क्लियरली इन द बीच में ऑफ टेंगल स्टोरी राइजिंग ऑफ, यहाँ पे दो चीज़ें यानी कि क्या कहते हैं, दो फैक्ट जो हैं वो उठ के आते हैं। पहला क्या था, इज़ द रिमार्केबल सेंस ऑफ यूनिटी अमोंग द हिंदू एंड मुस्लिम ऑफ इंडिया इन दिस पीरियड। इस टाइम पे हमने काफ़ी अच्छी यूनिटी देखी, उतनी अच्छी नहीं थी बट अच्छी यूनिटी देखी हमने हिंदू मुस्लिम के बीच में, क्योंकि हिंदू भी लड़ा और मुस्लिम भी साथ में लड़े थे, क्योंकि इन शॉर्ट ये था तो आज़ादी ना। इसके बाद ज़रूर जब गांधी जी का बाद में जब पार्टीशन होता है, इससे पहले ज़रूर जो मुसलमान थे वो अपना अलग क्या कहते हैं देश डिमांड करने लग गए थे, बट अभी तक तो सब लोग साथ ही थे। द अदर इज़ द डीप लॉयल्टी विच द पीपल फेल्ड बाय मुग़ल क्राउन, मतलब लोगों ने इतना विश्वास दिखाया मुग़ल क्राउन के ऊपर, यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर, कि आप हमारे लीडर बनो। इवन द मंगल पांडे और ऐसे कितने सारे उसके अंदर हिंदू लीडर्स थे, वो चाहते तो किसी हिंदू लीडर को भी बना देते, बट नहीं, उनने विश्वास दिखाया किसको, मुग़ल क्राउन पे, मुग़ल एम्पायर पे। रेबल्स एंड सिपॉइज बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिस्पेक्ट अदर सेंटिमेंट्स, दोनों ने एक दूसरे के सेंटिमेंट्स, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करी। इमीडिएट बैनिंग ऑफ काउ शेल्टर वॉज ऑर्डर वंस द रिवोल्ट वॉज सक्सेसफुल इन अ पर्टिकुलर एरिया, और जब ये रिवोल्ट किसी एरिया में सक्सेसफुल हो गया तो जो काउ शेटल था, यानी कि जो मांस निकाला जा रहा था, काउ का लगाया जा रहा था, वो चीज़ बंद कर दी गई कई एरिया में। बहुत हिंदू मुस्लिम वर रिप्रेजेंटेड इन लीडरशिप, फॉर इंस्टेंस नाना साहब, अजीमुल्ला मुस्लिम एंड एक्सपर्ट इन पॉलिटिकल प्रोपागेंडा असाइड बाय लक्ष्मीबाई, सॉलिड सपोर्ट ऑफ अफगान सोल्जर्स। तो लक्ष्मीबाई को देखो कितना अच्छा सपोर्ट मिला अफगान सोल्जर्स से, ऐसे नाना साहेब को, अजीमुल्ला को, मतलब ये आपस में जो हिंदू लीडर्स है उनका सपोर्ट मुस्लिम लीडर्स को भी मिला, जो मुस्लिम लीडर्स थे उनका सपोर्ट हिंदू लीडर्स को भी मिला। Thus the events of 1857 demonstrate that the people and politics of India were not basically communal or sectarian before 1858. तो जो इवेंट था हमारा 1857 का, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि that the people of politics of India were not basically communal, यानी कि जो पॉलिटिक्स हो रही है इंडिया में वो कम्युनल नहीं है। कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक के लिए नहीं है, यानी कि किसी संप्रदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है इंडिया की पॉलिटिक्स। सांप्रदायिक और सेक्रेटरियन, सेक्रेटरियन यानी कि संप्रदाय, दोनों का मतलब सांप्रदायिक है। तो क्या कहा गया कि 1858 से पहले जो भी पॉलिटिक्स थी अपने इंडिया में 1857 की या फिर उससे पहले भी,
वो किसी भी संप्रदाय को लेके नहीं थी, ठीक है। उसमें सब लोग मिलजुल के पार्टिसिपेट कर रहे थे और लड़ रहे थे। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट का ठीक दूसरा टॉपिक था यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज द सेपरेट टॉपिक। ये इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व है कि क्यों रेबेलियन जो था, रिवोल्ट था, वो फेल हो गया। एक सेपरेट टॉपिक था जैसे हमने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखा, एंड एक सेपरेट टॉपिक है नेचर ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट का नेचर कैसा था। व्यूज़ डिफरेंट ऑन द नेचर ऑफ द 1857, अलग अलग हमें व्यूज़ मिले, है ना। इट वॉज अ मेयरली सिपाही म्यूटनी, और किसी ने मतलब मेयरली लार्जली क्या था, एक सिपाही म्यूटनी थी। सिपाही जो थे उस टाइम पे, सिपाही जो थे, उनने विद्रोह किया था। A wholly unpatriotic and selfish sepoy mutiny, which no native leadership and no popular support, said John Sally. A wholly unpatriotic यानी कि एक अनपेट्रोटिक क्या होता है, पेट्रोटिक होता है देशभक्ति की भावना, एक बिना देशभक्ति की भावना, सेल्फिश यानी कि अपना स्वार्थ देखने वाली सिपाही म्यूटनी विथ नो नेटिव लीडरशिप। मतलब हमने मतलब जो सोल्जर्स थे उनने क्या किया, बस लड़ गए, अपना अपना हित देख रहे थे वो लोग कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, हमें ये नहीं करना। उन्हें ओवरऑल हित नहीं देखा लोगों का। और उनके अंदर उतनी यूनिटी वाली भावना नहीं थी, उतनी देश प्रेम वाली भावना नहीं थी। दे जस्ट वांट कि जो आप लोग कर रहे हो, जो काओ का पिग का फैट लगा रहे हो या फिर कुछ और भी उनके अनफेवरेबल जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो जो आप कर रहे हो वो बंद करो। दे डजंट वांट कि आप यहाँ से जाओ। दे वांट कि जो आपकी पॉलिसी है यू हैव टू रिफॉर्म देम, बस ये वो लोग चाहते थे, ठीक है। However, that is not a complete picture of the event as it involved many sections of the civilian population and does not the sepoys। और ऐसा नहीं है कि केवल सिपाही थे, बहुत सारे सिविलियंस ने भी पार्टिसिपेट किया था जैसे हमने बताया पीछे। the discontent of the सिपाही was just one cause of the disturbance। ये जो सिपाही का डिसकंटेंट था ना, ये तो एक स्पार्क था कि भाई यहाँ से हमारी रेबेलियन को चिंगारी मिलनी शुरू हो गई थी, ठीक है। डॉक्टर के दत्ता कंसिडर द रिवोल्ट टू हैज़ बीन इज द मेन और मिलिट्री आउटब्रेक विच वॉज टेकन एडवांटेजेस बाय सर्टेन डिसकंटेंट प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड्स हुज इंटरेस्ट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। तो जो के दत्ता जी ने कहा 1857 का जो रिवोल्ट था वो मेनली मिलिट्री रिवोल्ट था, मतलब मिलिट्री का आउटब्रेक था। उसमें जो मेन जो लोग इन्वॉल्व थे वो मिलिट्री वाले थे, सिपाही थे। हाँ जो वो थे लैंडलॉर्ड्स थे, प्रिंसेस थे, वो तो इसीलिए उसमें ना एग्री, मतलब इसलिए इन्वॉल्व हो रहे थे क्योंकि जो न्यू पॉलिसीज़ बना रहे थे ब्रिटिशर्स उसमें उनकी पावर कम होती जा रही थी, इसलिए बस। द लास्ट मेंशन फैक्टर गेव इट एन ऑरा ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग इन सर्टेन एरियाज। इट वॉज नेवर ऑल इंडियन इन कैरेक्टर बट वॉज लोकलाइज, रिस्ट्रिक्टेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। इसके आता कि हर कोई इसमें ऑल इंडियंस कैरेक्टर तो नहीं थे इसमें, बट लोकलाइज कुछ थे, रिस्ट्रिक्टेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड जो लोग थे उनने ज़रूर पार्टिसिपेट किया था। फर्दर से दत्ता द मूवमेंट वॉज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ कोहिशन यूनिटी ऑफ पर्पस अमॉन्ग द वेरियस सेक्शन ऑफ द रेबल्स। तो जो क्या कहा दत्ता जी ने कि मूवमेंट को हम ज़्यादातर क्या कहेंगे कि एब्सेंस ऑफ कोहिजन यूनिटी, मतलब उसके अंदर यूनिटी की कमी थी यार, मतलब सब लोग नहीं आ पाए ना, यूनिटी की जाहिर सी बात कमी ही हो गई है ना। यूनिटी की कमी थी अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ रेबल। जो लोग नहीं आ पाए वो तो अलग बात है, जो लोग रेबल कर रहे थे ना उनके अंदर भी यूनिटी की कमी थी। इट वॉज एट द बिगनिंग ऑफ 20th century दैट 1857 रिवोल्ट केम टू इंटरप्रेट एज अ प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। 1857 का जो रिवोल्ट था 20th सेंचुरी में कहा कि ये क्या था, एक प्लान्ड वॉर थी, सोची समझी वॉर थी, किसके लिए, नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए। किसने कहा, वीडी सावरकर इन हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। ये याद कर लेना 1857 की जो वॉर थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर। सावरकर कॉल द रिवोल्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इनने कहा था ये फर्स्ट वॉर ऑफ
इंडियन इंडिपेंडेंस। अच्छी वॉर थी, काफ़ी अच्छी वॉर थी, काफ़ी ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन भी हुआ, बट हाँ अंग्रेज़ों को बहुत हद तक झिझोड़ दिया था। He said it was inspired by the lofty ideal of self-rule by Indians through a nationalist pursuit. Inspired the lofty deal. Lofty deal मतलब कि बुलंद डील थी, बुलंद यानी कि तगड़ी, बुलंद डील थी ऑफ सेल्फ रूल बाय इंडियन थॉट और नेशनल अपसर्च। मतलब कि एक अच्छी विचार था किसके लिए कि हम रूल करेंगे हमारे इंडिया के ऊपर, किसी और की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर एस एन सेन in the 1857 considered the revolt as a having begun as a fight for religion but ending as a war of independence। ये जो फाइट थी, मतलब जो एस एन सेन ने कहा था, ये जो फाइट स्टार्ट हुई थी 1857 की, ये कहीं ना कहीं शुरू हुई थी रिलीजन को लेके, मतलब वो काओ और पिग वाला, और ख़त्म हुई इंडिपेंडेंस को लेके कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। डॉक्टर के सी मुजमदर however consider it as neither the first nor national nor a war of independence, as a large part of the country remain unaffected and many section of the people took as part of an upsurges। तो ये थे जो कौन, के सी मुजमंदर, इनने कहा कि ना तो ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है और ना ही ये कोई नेशनल वॉर है, मतलब नेशनल के लिए लड़ी गई है, मतलब ये बस लड़ाई थी उनके अकॉर्डिंग तो। क्योंकि ये क्यों नहीं कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया को, कि इसमें काफ़ी सारे लोग थे वो अनअफेक्टेड थे इंडिया के। अकॉर्डिंग टू द मास्टर्स हिस्टोरियन, the 1857 was the struggle of the soldier, peasant, democratic combining against foreign as well as feudal bondage। अच्छी बात कही। मास्टर्स के अकॉर्डिंग जो 1857 का रिवोल्ट था वो सोल्जर और पीजेंट का रिवोल्ट था, किसके लिए, डेमोक्रेटिक कंबाइन के लिए, अगेंस्ट फॉरेन एज वेल एज फ्यूडल बॉन्डेज। ठीक है। However, this view can be questioned in the light of the fact that the leaders of the revolt themselves came from a feudal background। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना। ठीक है। कंसिडर एज एसेंशियल फ्यूडल अपराइजिंग, उनने तो कहा कि भैया ये है बहुत इम्पोर्टेंट, क्या, फ्यूडल अपराइजिंग, सहमति कनेक्टेड विद द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद से संबंधित। सामंतवाद, थ्रू देयर वर सम नेशनलिस्ट एलिमेंट इन इट्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनने इसके बारे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनकी बुक थी उसके बारे में जिक्र किया है। एम.एन. रॉय फेल्ट द रिवोल्ट वॉज अ लास्ट डिच स्टैंड ऑफ फ्यूडलिज्म अगेंस्ट कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। एम.एन. रॉय ने कहा ये एक डिच थी, किसके लिए, फ्यूडलिज्म के लिए, किसके अगेंस्ट, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट। कम्युनलिज्म, कैपिटल, ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ ही लेंगे। R.P. दत्ता also saw the significance of the revolt of the peasantry against foreign domination, even acknowledged it to defense of the old feudal order। तो R.P. दत्ता ने कहा कि ये जो लड़ाई थी वो थी पीजेंट की, किसके अगेंस्ट, फॉरेन जो डोमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट, एंड ही एक्नॉलेज दैट डिफेंस ऑफ द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर, और जो डिफेंस के अंदर ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर दिया जा रहा था उसके अगेंस्ट भी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ नॉट ईजी टू कैरेक्टराइज, क्योंकि इसमें सबकी अपनी अपनी ओपिनियन थी। देखो अकॉर्डिंग टू मी अच्छी रिवोल्ट थी, काफ़ी ज़्यादा। अगर देखो अगर एक इंसान तो नहीं, पर आपके कहने से अगर हाँ एक इंसान भी झिझोड़ता है या फिर आप कुछ ऐसा कह रहे हो जिसके उसके अंदर वो क्या कहते हैं, जग जाए, वो कहते हैं ना, वो जैसे कि आपने कोई स्पीच दी नेशनलिज्म के ऊपर और किसी एक के अंदर भी भावना जग गई नेशनलिज्म की, मतलब आप सफल हो। ठीक वैसे ही
चाहे ये चीज़ें दब गई हो, ये लड़ाई दब गई हो, पर हमने बहुत कुछ खोया और उनको भी हमने बता दिया कि भाई वी आर इंडियंस और हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, आपको धूल चटा कर ही मानेंगे. While one can easily dismiss some views such as those of L.E.R. Rees, who consider it to be a war of fantastic regionalist against Christian or T.R. Homeless, who said it is a conflict between civilization and barbarism, one cannot quite go so far as to accept it as a war of independence. इधर देखो, LERE ने कहा कि जो वार हुई थी फैंटास्टिक रिलीजनिस्ट के अगेंस्ट में हुई थी क्रिश्चियनिस्ट. मतलब कि वो लोग जो ये रिलीजन वाला पार्ट बता रहे हैं, तो ये काव और पिग वाला बता रहे हैं कि ये रिलीजनिस्ट वार थी. और वैसे ही क्रिश्चियंस अगेंस्ट क्रिश्चियन के और मतलब आप हमारे इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट मत करो, इसके अगेंस्ट थी ये वार, ऐसा इनका कहना है. और जो T.R. होम्स थे, उनका कहना था ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन सिविलाइजेशन, जो सिविल के लोग थे उनके बीच में, और बर्बरिज्म असभ्यता. barbarism. That means सभ्यता. ठीक है, इसके बीच में इट हैड सीड टू नेशनलिज्म एंड एंटी-imperialism, but the concept of common nationality and nationalhood was not inherent to the revolt of 1857. सीड से एक बीज था नेशनलिज्म का और एंटी इम्पेरियलिज्म का, बट द कंसेप्ट ऑफ कॉमन नेशनलिज्म एंड नेशनलिटी वॉज नॉट इनहेरिटेड. मतलब ये एक बीज ज़रूर था आपके नेशनलिज्म का और एंटी इम्पेरियलिज्म का, बट एक मतलब कॉमन, मतलब एक ये जस्ट बीज ही था. कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म और नेशनलहुड यहाँ पे एब्सेंट था. It is a doubtful if the separate community that participate in the revolt did so because they felt a common nationalhood. Furthermore, what of the southern section which was not a part of the revolt, each of the leader had personal cause for revolting. क्यों ऐसा हुआ कि साउथ वाले लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? क्योंकि इस रिवोल्ट के अंदर हर एक लीडर का अपने एक पर्सनल कॉज था. ईच हैड अ पर्सनल इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट, हर किसी को अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था. हाउएवर, हालांकि एज डॉक्टर सेन पॉइंट आउट, नेशनल रिवॉल्यूशनर्स आर मोस्टली द वर्क ऑफ माइनॉरिटीज विथ और विदाउट द एक्टिव सपोर्ट ऑफ द मासेस. जो नेशनल रिवॉल्यूशनर्स थे, उनका ज़्यादातर काम क्या था? माइनॉरिटीज़ को बचा के रखना, एक्टिव विथ और विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ मासेस. चाहे उसमें हमें किसी का ज़्यादा लोगों का साथ मिले या ना मिले, इट डजंट मैटर, उनका काम था यही. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द 1857 रेबेलियन कैन क्लेम अ नेशनल कैरेक्टर. ठीक है, one may say that the revolt of 1857 was the first great struggle of Indian to throw the off British rule. किसी एक का कहना था कि इंडियन जो 1857 का रिवॉल्ट है वो एक अच्छी कोशिश थी, ग्रेट स्ट्रगल था, किसके लिए? ब्रिटिश रूल को इंडिया से बाहर फेंकने के लिए. Even this view has been questioned by some historians who feel that some of the early uprising has been equally serious efforts at throwing out the foreign kinocks. बट इस बात को क्वेश्चन करा गया क्योंकि ऐसे पहले भी काफ़ी सारी अपराइजिंग हुई है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर फेंकने की कोशिश की गई है, बट हैव नॉट गॉट सेम काइंड ऑफ अटेंशन. बट इसको जितनी अटेंशन मिली उन सब रिवोल्ट्स को उतनी अटेंशन नहीं मिली. हाउएवर, S.B. चौधरी observed, the revolt was the first combined attempt of many classes of people to challenge foreign power. पर जो S.B. चौधरी थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पहला अटैम्प्ट था जिसमें काफ़ी सारी क्लासेस जो लोग थे वो आए, किस लिए? फॉरेन पावर जो अपनी इंडिया में थी उसको चैलेंज करने के लिए. दिस इज़ अ रियल इफ़ रिमोट अप्रोच टू द
फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ लेटर एज। और ये असली था कि इफ़ रिवोट अप्रोचेज टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ लेटर स्टेज। और दूर, इफ़ दूर अप्रोच, ये एक अप्रोच थी किसके लिए? फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया बाद में जो होता है उसके लिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। नतीजे, क्या नतीजा निकला इसका? द रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको क्या गया? एक टर्निंग पॉइंट कहा गया। इट लेड टू अ फार रीचिंग चैलेंजेस इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसने काफ़ी चैलेंज किया किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उनको। Even before the revolt could be suppressed fully, the British Parliament on August 2, 1858 passed an act for better government of India। हालांकि माना कि रिवोल्ट जो था सप्रेस हो गया था, दबा दिया गया था कम्प्लीटली, पूरी तरह से, बट फिर भी जो पार्लियामेंट की गवर्नमेंट है वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ किसके लिए? बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए, अच्छी सरकार के लिए। The act declared Queen Victoria as a sovereign of British India and provided for the appointment of Secretary of State for India। और इसमें जो ब्रिटिश जो उस टाइम क्वीन विक्टोरिया थी, उनने क्या किया? इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट करनी शुरू कर दी, जो कि हालांकि मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट से होगा। द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वॉज अज्यूम बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड कंपनी रूल वॉज अबॉलिश्ड। देखो यहाँ पे अब डायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके ऊपर आ गई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आ गई थी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के ऊपर आ गई थी। अब कंपनी रूल यहाँ से ख़त्म हो चुका था। अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ 1857 रिवोल्ट। द assumption of the government of India by the sovereign of Great Britain was announced by Lord Canning at a darbar at Allahabad in the Queen Proclamation issued on November 1858। इसमें क्या था? ये अज्यूम किया गया था कि जो GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बाय द सोवरेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन है वो सोवरेन है। अनाउंस लॉर्ड कैनिंग को बुलाया गया दरबार में इलाहाबाद के, और जो क्वीन ने ये कहा गया कि अब कंपनी रूल बंद हो जाएगा, इसको उनने वहाँ पे बताया। Many of the promises made in that proclamation appear to be positive nature of the India। तो उसमें जो प्रोक्लेमेशन था उसमें पहले ये था कि कंपनी रूल बंद हो जाएगा, और ऐसे काफ़ी सारी प्रोमिसेस किए गए थे जो कि फेवरेबल थे थोड़े इंडिया के लिए। एज पर द क्वीन प्रोक्लेमेशन द एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन हैड ended by the British promise to respect the dignity and right of the native princes। और फिर उन्होंने क्या कहा जो उस प्रोक्लेमेशन के अंदर था कि जो भी एनेक्सेशन के थ्रू और एक्सपेंशन के थ्रू हमने हैड एंडेड द ब्रिटिश एंड क्या कर दिया? एनेक्सेशन के थ्रू और एक्सपेंशन के थ्रू जो हमने ब्रिटिश इंडिया के नेटिव प्रिंसेस थे उनकी जो पावर थी वो सब छीन ली गई थी, वो आपको दोबारा से दे दी जाएगी। आपकी डिग्निटी और राइट्स की रिस्पेक्ट की जाएगी, जो हमारे यहाँ के राजा महाराजा थे उनकी। द इंडियन स्टेट्स वर henceforth to recognize the paramountcy of the British Crown and were to be treated as part of a single charge। paramountcy का मतलब वो होता है शायद paramount, आला दर्जा का, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हमारे को भी क्या मानने लग गए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। हम लोग भी क्या हो गए थे? इंडियन स्टेट क्या हो गए थे? ब्रिटिश क्राउन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए थे। एंड वर टू बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज, और हम सबको एक सिंगल चार्ज की तरह पार्ट करने और ट्रीट करने लग गए थे। द पीपल ऑफ इंडिया वॉज प्रोमिस्ड
फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल, और इंडिया के लोगों को फ्रीडम दे दी गई थी अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, और उसमें ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे। देखो कितनी अच्छी चीज़ हुई थी, तो कौन कह सकता भैया रिवोल्ट बेकार था या फिर किसी काम का नहीं निकला, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके बाद हुई। द प्रोक्लेमेशन ऑल्सो प्रॉमिस्ड इक्वल एंड impartial protection under the law of all Indian. Equal and impartial protection under the law of all Indians, beside equal opportunity in government services irrespective of race or creed. यानी कि अब हमारी इंडिया के जो लोग थे उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई थी, वो भी हर चीज़ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट ले सकते थे, यानी कि चाहे वो हमारे जुडिशल का मैटर हो, चाहे वो उसका आर्मी का मैटर हो, आर्मी में प्रमोशन वगैरह होने लग गई थी, तो मतलब अच्छा कर दिया था। ठीक है, इरिस्पेक्टिव मतलब उनके रेस और उनकी क्रीड यानी कि किस सिस्टम ऑफ रिलीजन बिलीफ और फेथ, मतलब आपको जो रिलीजन आपको फॉलो करना है वो फॉलो करो, जो भी आप रेस की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। It was also promised that all Indian rights, customs and practices would be given due regarding while framing and administrating the law. और ये भी प्रॉमिस कर दिया गया जो ओल्ड इंडिया की राइट्स थी, कस्टम्स थे जो हमारे यहाँ की वो हैं कस्टम्स है, प्रैक्टिस वुड बी ड्यू रिगार्डेड वाइल फ्रेमिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव द लॉ, जो हम लॉ बनाएंगे तो जो आपके कस्टम्स हैं, आपके जो रिलीजन्स के जो भी जिससे आपका रिलीजन अफेक्ट ना हो उसको मद्देनज़र आपके रखते हुए लॉज बनाए जाएंगे। द आर्मी विच वॉज द फ्रंट ऑफ द आउटब्रेक वॉज thoroughly recognized. The British military policy came to be dominated by the idea of division and counterpoise. Counterpoise यानी कि a factor or force that balance or neutralize another. अच्छा सुधरे तो सही, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ हो गई। अभी मैं जब पढ़ रही तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि पूरी तरह से तो अच्छी नहीं हुई, पूरी तरह से तो अच्छा तब होगा जब छोड़ के चले जाएंगे, और तब भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो एकदम से छोड़ के चले गए तो हमारे इंडिया के अंदर ह्यूज क्या कहते हैं फूड डिफिशेंसी हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकनॉमी गिर चुकी थी, बहुत वर्स्ट हालत में छोड़ के गए थे वैसे, तो अच्छे तो ये कहीं से भी नहीं थे। ठीक है, ये सब इसलिए दे दिया होगा कि उस टाइम पे लोग भड़के हुए थे तो दे देते हैं, वरना क्या पता निकाल ही दें देश से बाहर, है कि नहीं। द आर्मी विच वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ द आउटब्रेक, जो आर्मी इस जो रिवोल्ट में सबसे ऊपर में थी, वॉज थ्रोली रिकॉग्नाइज द ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसी केम टू बी डोमिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ डिवीज़न एंड काउंटरपोज। फिर उसके उनको लिए क्या कर दिया गया, जो ब्रिटिश की मिलिट्री पॉलिसी थी वो किस आइडिया पे बेस्ड थी, डिवीज़न और काउंटरपोज पे। काउंटरपोज यानी कि अ फैक्टर ऑफ और फोर्स दैट बैलेंस न्यूट्रलाइज्ड अनदर, मतलब कि अब कोई सुपीरियर नहीं होगा। डिवीज़न यानी कि बंटवारा, यानी कि डिवीज़न यानी कि अलग अलग डिवीज़न बना दिए गए थे, और कोई भी सुप्रीम नहीं होगा, सब बराबर हैं। द ब्रिटिश could no longer depend on Indian loyalty, so the number of Indian soldiers was drastically reduced even as number of European soldiers was increased. तो अब ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन की लॉयल्टी पे डिपेंड नहीं थे, इसलिए तो काफ़ी सारे सिपाही ने क्या कर दिया, आर्मी छोड़ दी, और जो यूरोपियंस की जो जनसंख्या थी आर्मी के अंदर वो बढ़ गई। The concept of divide and rule was adopted with separate units being created on the basis of caste, community and region. और ये जो कंसेप्ट है डिवाइड एंड रूल का, इसकी वजह से काफ़ी अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी और रीजन्स फॉर्म्ड होने लगे। रिक्रूट्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द मार्शल रेस ऑफ पंजाब, नेपाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हु हैड प्रोवाइडेड लॉयल टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट। और जो रिक्रूटमेंट थे पंजाब से, मार्शल रेस ऑफ पंजाब, नेपाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, इधर से आने लग गए क्योंकि इनने लॉयल्टी दिखाई थी कब, जब ये रिवोल्ट हो रहा था, किसके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए। एफर्ट्स वाज मेड टू कीप द आर्मी अवे फ्रॉम द सिविलियन पॉपुलेशन,
और इसमें क्या कर दिया था, जो आर्मी थी उनको अलग कर दिया गया था, सिविलियन मतलब सिविलियन अलग रहेंगी और आर्मी अलग रहेंगी। द आर्मी अमलगेशन स्कीम 1861 मूव्ड द कंपनी यूरोपियन ट्रूप टू द सर्विस ऑफ द क्राउन। तो जो ये आर्मी, इसमें क्या हो रहा था स्कीम में, अब जो ये आर्मी होगी ना, ये कंपनी यूरोपियन टर्न सर्विस, मतलब अब ये कंपनी को सर्विस नहीं देगी, अब ये सर्विस देगी क्राउन को, ठीक है। फर्दर द यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वॉज कॉन्स्टेंटली रिवैम्प्ड बाय पीरियोडिकल विजिट ऑफ लंदन, समटाइम्स टर्म्ड एज अ लिंक्ड बैलेटन स्कीम। इसमें क्या था, फर्दर द यूरोपियन जो ट्रूप थे इंडिया के अंदर वॉज कॉन्स्टेंटली रिवैम्प्ड, देख लेते हैं, revamped, give new and improved form, structure or appearance to पुनरुत्थान बाय पीरियोडिकल विजिट टू इंग्लैंड। तो यूरोपियन जो ट्रूप्स थे उनको क्या कर रहे थे कि पीरियोडिकली यानी कि एक कुछ टाइम के बाद, हर कुछ टाइम के बाद इंग्लैंड भेज दिया करते थे। समटाइम टर्म्स देन लिंक्ड बैटेलियन स्कीम। ऑल इंडिया आर्टिलरीज यूनिट्स एक्सेप्ट फ्यू माउंटेन बैटलरीज वर मेड डिफंट मृत्यु All higher post in the army and the artillery department were reserved for the Europeans। ये तो देखो इनने अभी भी यूरोपियंस के लिए रखा था, जो भी आर्मी की हाई पोस्ट थी, क्योंकि अगर इंडिया के लोग हाई पोस्ट पे पहुंच गए तो वो तो अपने हित में बनाएंगे, वो हो सकता है पूरी की पूरी आर्मी के रूल्स को ही चेंज कर दें, इसलिए यूरोपियंस ही थे अभी भी कहाँ पे, अपने हायर पोस्ट पे। और आर्टिलरी पे तो इसलिए भी यूरोपियंस थे तो कि अगर इंडिया वाला आ गया तो वो पता चला आर्म्स और अम्यूनिशन सप्लाई करके अपने इंडिया वालों को भेज रहा है, अभी वहाँ से एक और रिवोल्ट शुरू हो गए, तो ये दोनों डिपार्टमेंट अभी भी यूरोपियन के पास ही थे। टिल द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century नॉन इंडियन वॉज थॉट फिट टू डिजर्व द किंग कमीशन एंड अ न्यू इंग्लिश रिक्रूट वॉज कंसिडर सुपीरियर टू बी इंडियन ऑफिसर होल्डिंग अ वाइसराय कमीशन। तो 20th सेंचुरी से पहले तो मतलब जो क्राउन थे उनको लगता ही नहीं था कि कोई भी इंडिया सूटेबल है किसके लिए, पार्टी टू डिजर्व द किंग कमीशन को लेने के लिए। एंड अ न्यू इंग्लिश रिक्रूटमेंट वॉज कंसिडर सुपीरियर टू द इंडियन ऑफिसर होल्डिंग द वाइसराय कमीशन। द अर्लीस्ट रिफॉर्म जील और अ सेल्फ कॉन्फिडेंस विक्टोरियन लिबरलाइजेशन, पेज निकल गया गाइस, evaporated as many liberals in Britain began to believe that Indians were beyond reforms. This new approach, ये एक न्यू अप्रोच थी, conservative brand of liberalization as it was called by Thomas Metfield। ये जो एक न्यू अप्रोच थी ये थी कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलाइजेशन को कंजर्व करने की, मतलब लिबरलाइजेशन को बचाने के लिए ये जो भी पॉलिसी इनने न्यू अप्रोच को इसलिए इनने लाए थे कंसिडरेशन में। थॉमस मैटक्लिफ हैड द सॉलिड सपोर्ट ऑफ द कंजर्वेटिव एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस ऑफ इंग्लैंड हु espoused the complete and non-interference in the traditional structure of Indian society. Thus the era of reforms came to end. Era of reforms क्या हो गया, खत्म हो गया। The conservative reaction of in England made the British Empire in India more autocratic। अब यहाँ पे ये जो हो गया ना सब कुछ, तो इसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया के अंदर और भी ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो गया। इट बिगेन टू डिनाई द एस्पिरेशन ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस फॉर शेयरिंग पावर। अब वो लोग जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनको डिनाई नहीं कर सकते पावर देने के लिए। इन दी लॉन्ग टर्म दिस न्यू British attitude proved counterproductive for the empire as these caused frustration in the educated
मिडिल क्लास गेव राइज टू द मॉडर्न नेशनलिज्म वेरी सुन। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे मिडिल क्लास वाले लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इस पावर में चले जाते हैं और फिर बाद में ये जो चीज़ है वो एक मॉडर्न नेशनलिज्म को जन्म देगी। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल स्टार्टेड इन द अर्लीस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। द ब्रिटिश यूज्ड वन क्लास कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर सनक्रिल्यूप्स। इसका मतलब क्या है, ये को पढ़ा ही नहीं जाता। बेशम ओहो, मतलब वो डिवाइड एंड रूल वाला अब क्या करने लगी, जो ब्रिटिश थी वो हमारे ही एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करने लग गई। दस सोशली देयर वॉज रीमेडिएबल डेटोरेशन। देयर वॉज अ रीमेडिएबल यानी कि रेमेडिएबल मतलब इलाज, इम्पॉसिबल टू क्योर और पोट्राइड। अच्छा, इम्पॉसिबल टू क्योर एंड डेटोरेशन, डेटोरेशन यानी कि बिगड़ना, डेटोरेशन बिगड़ना। तो द सोशली देयर वॉज इमर्सिबल डेटोरेशन यानी कि इम्पॉसिबल टू क्योर, बिगड़ना। तो ये सब चीज़ें मतलब अब ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। वेल ब्रिटिश टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट वॉज एट एंड, अ पीरियड ऑफ सिस्टमेटिक इकोनॉमिक लूट बाय द ब्रिटिश बिगेन। अब उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो ब्रिटिश टेरिटोरियल कॉन्टेस्ट है, मतलब अपने टेरिटोरी को बढ़ाना, ये तो इन्होंने बंद कर दिया। अब एक इकोनॉमिक लूट उन्होंने शुरू कर दी। द इंडियन इकोनॉमी वॉज फुल्ली एक्सप्लोटेड विदाउट फियर। और वो लोग अब इंडियन की इकोनॉमी को बिना किसी डर के लूटे जा रहे थे। In accordance with the Queen Proclamation of 1858, the Indian Civil Service Act of 1861 was passed, which was the gave an imprison that under the Queen all were equal, irrespective of race or creed. फिर उसके बाद क्या किया कि जो क्वीन प्रोक्लेमेशन था 1858 का, उसमें जो सिविल सर्विस ICS जो था, तो उस प्रोक्लेमेशन के अंदर ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस एक्ट की भी बात हुई थी, जो कि पास किया गया था। विच गिवन इम्प्रेस अंडर द क्वीन ऑल वर इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ, जिसके अंदर था कि जो भी इसके अंदर पार्ट मतलब कोई भी इसके अंदर ICS इंडियन सिविल सर्विस के अंदर पार्ट ले सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस और क्रीड। इन रियलिटी द डिटेल्ड रूल फ्रेम फॉर द कंडक्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हैड द effect of keeping the higher education or a closer preserves of the colonies. Racial treated and suspension between the Indians and the English were probably the worst legacy of the revolt. जो racial hatred था ना और suspension between the Indians और English, वो सबसे ज़्यादा गलत था इस रिवोल्ट के अंदर, worst legacy. The newspaper and journals in the British pictured the Indian as some human creation who could be kept in check only by superior force. ये लोग भी ना बहुत बेकार से लोग थे, मतलब अपने उसमें न्यूज़पेपर में हमारे खिलाफ ऐसे डाल दिया, मतलब हमने रिवोल्ट कर दिया तो हमारे खिलाफ ऐसे डाल दिया कि ये लोग कितने इनह्यूमन हैं, और जो खुद इतने सालों से जो करते आ रहे हो उसका कुछ नहीं पागल से। The proponent of imperialism in India doubled the entire Indian population as unworthy of trust and subjected them an insult and contempt. इन्हें कहते हैं इंडियन पॉपुलेशन को अनवर्थ ऑफ ट्रस्ट, यानी कि उसमें कोई ट्रस्ट ना कर सके, और इंसल्ट करी सो अलग। द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वॉज रीमॉडल्ड एंड बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ मास्टर रेस, जस्टिफाई द फिलोसॉफी ऑफ
वाइटमैन और बर्डन। फिर क्या कर दिया कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वाज रीमॉडल, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो भी खास स्ट्रक्चर था उसको दोबारा से रीमॉडल कर दिया। और किस चीज़ पे बेस कर दिया, रेस के ऊपर, और जस्टिफाई द फिलोसॉफी ऑफ वाइट मैन बर्डन। बताओ हद ही है। द वाइडन एंड गल्फ बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड beside causing eruption of political controversies, demonstration and act of violence in the coming period। हाँ, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो बचता है सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट फॉर द ब्रिटिश। द रिवोल्ट ऑफ 1857 proved useful in that it showed up the gracing outcoming in the company administration and its army, which they rectified promptly। The British for the British of 18 proved useful in the showed up gracefully, मतलब ये रिवॉल्ट जो था वो तो ब्रिटिशर्स के लिए क्या हो गया, यूजफुल साबित हो गया। ग्रेलिंग गिविंग आउट और रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग और डेजलिंग लाइट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लाइट होगी किसी लिए, शॉर्ट कमिंग इन द शॉर्ट कमिंग्स इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इट्स आर्मी विच दे रेक्टिफाइड very little or no delay immediately। This defect would never have been revealed to the world if the revolt has not happened। और ये जो था ये तो कभी बाहर ही नहीं आता अगर रिवॉल्ट होती ही नहीं तो। फॉर द इंडियन द 1857 वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ द कोर्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। भाई हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। It brought out in the open grievances of people and the sepoy which were seen to be genuine। और इससे हमें पता चल गया कि जो कितने लोग जो जेन्युइन हैं किस लिए, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पाने के लिए। However, it was also obvious that the primitive arms which are Indian proposed were no match for the advanced weapon of the British। और इससे हमें पता चल गया जो हमारे आर्म्स हैं, आर्म्स हमारे जो प्रिमिटिव आर्म्स हैं वो भाई हम मैच नहीं कर सकते ब्रिटिशर से, हमें और अच्छी टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। फर्दर मोर दी सेंसलेस एटोक्रेसी कमिटेड बाय बोथ साइड्स शॉक दी इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हु वर इंक्रीजिंगली कन्विक्टेड दैट वायलेंस वॉज द इक्विड इन एनी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सेंसलेस एटोक्रेटिस मतलब जो बड़े लोग थे, सेंसलेस कमिटेड बाय बोथ साइड, दोनों साइड से, शॉक द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हु वर इंक्रीजिंग कन्विक्टेड वायलेंस एंड द एजुकेटेड मिडिल क्लास, द एजुकेटेड मिडिल क्लास विच वॉज ग्रोइंग सेक्शन डिड नॉट बिलीव इन वायलेंस एंड प्रीफर्ड इन ऑर्डरली अप्रोच। इससे हमें पता भी चल गया कि कितने लोग चाहते हैं कि हम लड़ के आज़ादी लें और कितने लोग चाहते हैं कि हम आराम से आज़ादी लें। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो चाहती थी भैया शांति से बिना वायलेंस के हमें आज़ादी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बट हुआ, मतलब जब हमारे महात्मा गांधी जी आए तो वो भी यही चीज़ प्रमोट कर रहे थे, नॉन वायलेंस। बट द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड इस्टेब्लिश लोकल ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल विच वर टू बी हेल्प इन द कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो मतलब उसके बाद क्या हुआ कि ये रिवोल्ट को जो ब्रिटिशर्स को झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सब अच्छी चीज़ करनी पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और यही जो रिवोल्ट है ये हेल्प करेगा हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब इसके थ्रू हमें एक आइडिया तो लग गया कि हाँ हम लोग ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर फेंक सकते हैं, उनको यहाँ से भगा सकते हैं, हम उनके खिलाफ़ लड़ सकते हैं, वो हार भी सकते हैं ये चीज़ का। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय गाइस।